बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओशा जनरल इंडस्ट्री 30 आवर जो सर्टिफिकेशन है इसका आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ बिटवीन 30 आवर एंड 56 आवर सर्टिफिकेशन। मेनली जो डिफरेंस है इसमें सिर्फ इनके कोर्स कंटेंट का डिफरेंस है। 30 आवर के जो कोर्स कंटेंट हैं, चैप्टर्स हैं, इन सिंपल वर्ड कह लें तो इसके चैप्टर जो हैं वो 56 आवर जो सर्टिफिकेशन है इससे हाफ है। अगर हम सेम सर्टिफिकेशन 56 आवर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जो 30 आवर में है ये इंक्लूडेड होंगी, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी होंगे। तो अगर ये आपको ट्रेनिंग्स की कॉपी जो है या रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है 30 आवर के लिए, तो उसकी नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग थोड़ी होंगी, जबकि जो 56 आवर है उसके बिहाफ पे अगर हम आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो होंगी वो 30 आवर के निस्बतन ज़्यादा होंगी, तकरीबन 7-8 चैप्टर ज़्यादा है। पहले हम ओशा के लिए ये डिस्कस करें कि ओशा है क्या। ओशा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये एक यूएसए की बॉडी है। 1970 में ओशा का जो डेवलपमेंट हुई थी, ओशा जब बना, और ओशा बनने का के मकसद क्या थे, ओशा खुद क्या था, इसके अंदर कौन से रूल्स थे और उन रूल्स के नंबर्स क्या थे, और कौन सी बॉडी ओशा को ऑन करती है, किसने बनाया था ओशा, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहली स्लाइड आपके सामने है ओशा 30 आवर। इसमें हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद जब स्लाइड्स ओपन होंगी। हम पहले देखेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओशा कब हुई और ओशा का मिशन क्या था और ओशा एक्ट क्या है। अब ओशा कोर्स और ओशा एक्ट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन ये क्या है, इन्हें सी एफ आर, यहाँ पर आपको नीचे 29 सी एफ आर पार्ट 1910 ये आपको मिल रहा है। तो सी एफ आर जो है ये कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है। ये क्या होती हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ओशा की इस्टेब्लिशमेंट जो है ये विलियम स्टेगर है जिसने ओशा को बनाया था। तब यूएसए का जो प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट नैक्सन थे। तो ये क्यों बनाया गया, टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड मीन अंडर द फेडरल कंट्रोल टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ द वर्कर। ये एक खास तरीकाकार बनाया गया था जिसके तहत तमाम वर्कर्स काम करेंगे फेडरल को के अंडर रहते हुए। इसमें कुछ रूल सेट किए, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ओशा वाज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस एंड प्लेस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर with the mission of to assure as safe as possible every working man and woman in the nation safe and healthful working condition। तो उषा का मिशन क्या था कि जो भी मर्द और औरतें जिस जगह पे काम कर रही हैं उनको हेल्पफुल एंड सेफ वर्किंग कंडीशन मुहैया की जाए। अब ये एक बात को पूरा करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, ये अब हम जितने दिन कोर्स चलता रहेगा उसमें हम यही चीजें पढ़ते रहेंगे। In order to accomplish their mission, OSHA was granted the authority under the OSHA Act of 1970 to set a workplace safety standards, enforcement of safe standards। तो OSHA के अंदर अब जो चीज़ें डेवलप हुई OSHA में, वो सारी की सारे स्टैंडर्ड, सारे के सारे वर्किंग प्रिंसिपल्स वो OSHA एक्ट के से चुन चुन के लिए गए हैं। उन्होंने उनसे क्या क्या ओशा से क्या क्या उठाया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इन्फोर्समेंट कैसे करनी है उन स्टैंडर्ड्स की, मतलब कानून नाफज कैसे करना है उन स्टैंडर्ड्स का, एंड इम्पोज अ पेनल्टी ऑन एम्प्लॉयर फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द सेट स्टैंडर्ड। और अगर कोई मालिक अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता, वो फेल होता है उसको फॉलो करने में, तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज, क्या उन्हें फाइन पड़ेंगे। ये तीन बातें
ओशा ने एक्ट ने पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाया, फिर उन स्टैंडर्ड को लागू किया, इन्फोर्स किया, नाफज किया, और फिर उन पे पेनल्टीज इम्पोज की कि बता दी कि ये वाला काम नहीं करोगे तो इतनी सजा होगी, ये काम नहीं करोगे इतनी सजा होगी। अब ओशा एक्ट जो है उसके 33 सेक्शन है। उस उन सेक्शंस में सारी डिटेल्स बताई गई हैं। पहले बताया गया एक्ट, फिर कॉन्ग्रेशन फाइंडिंग, पर्पस उसका, फिर डेफिनेशंस, कुछ जनरल डेफिनेशंस हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट किन पे लागू होता है, उसमें ड्यूटी ऑफ जो क्लॉजेज हैं, जैसे कि एम्प्लॉयर के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फिर स्टैंडर्ड्स, एडवाइजरी कमेटी बनाई कि कौन जो होगा वो एडवाइस करेगा, कौन सजेशन लेगा। देखिए, ओशा के स्टैंडर्ड्स बन गए। मैं अगर आपके सामने ओशा के स्टैंडर्ड्स रख देता हूँ तो ये तो अब बड़ा मुश्किल होगा आपको समझना कि किस स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो इस तरह की लॉ बुक होती हैं या एक्ट बुक्स होती हैं वो बड़ी कन्फाइंड लिखी होती हैं और बड़ा ब्रीफली उसमें बताया होता है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें किसी से मशवरा लेना पड़ता है। जैसे ओशा को पढ़ने के लिए आपको किसी कंसल्टेंट से या किसी ट्रेनर से पूछना पड़ेगा कि ये इसका क्या मतलब है। तो एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जो इंडस्ट्रीज को गाइडलाइन देती थी कि कैसे आपने ओशा के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है। फिर उनकी जो इम्प्लीमेंटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंस्पेक्शन करने का प्रोसेस उन्होंने डेवलप किया, इन्वेस्टिगेशन करने का उनको, फिर उनको रिकॉर्ड करने का कि उनको कैसे जांचना है, उनको उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, और उनकी रिकॉर्डिंग। फिर साइटेशंस बताई। साइटेशंस ये हैं कि जैसे आपने अपने जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करने हैं वो कैसे करने हैं। फिर इन्वायरमेंट, सॉरी, प्रोसीजर फॉर इन्फोर्समेंट, और कौन से ऐसे काम है जिनको करने ना करने पे या करने पे आपको सजा मिलेगी। फिर जुडिशियल रिव्यू, अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है तो उसके अगेंस्ट आपने कहाँ पे जाके कैसे आपने कोई अपील करनी है या रिव्यू लेना है। इस तरह और भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस के अंदर से जो हमारे कोर्स में चीज़ें आती हैं वो हम अभी, क्योंकि मैं सिर्फ ये हेडिंग्स दिखा रहा हूँ कि हमने आगे क्या क्या पढ़ना है, तो मैं अब सबकी एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमने आगे सब चीज़ें ये हर एक स्लाइड को इंडिविजुअली लेके पढ़ना है, तो देन हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब ये सबसे पहला जो नंबर 1 सेक्शन था, जो 33 सेक्शन थे उनमें सबसे पहला सेक्शन था एनेक्ट। एक जो है लॉ, एक शिक, एक दफा से हम बोलते हैं। तो वो एक्ट में क्या लिखा हुआ था, टू अश्योर अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग condition for safe working for working women and men by authorizing enforcement of the standard developed under the Act, by assisting and encouraging the state in their effect to ensure a safe and healthful working condition, by providing for research information, education and training in the field of occupational health and safety, and for the other purposes. तो अब इसमें 3-4 बातें बताई गई हैं कि एक्ट का मकसद ये था कि मेन और वुमेन के लिए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट का क्रिएट करना, उन्हें इंसिस्ट करना इस बात पे अपने मालकान को जो काम कर रहे हैं कि आप अपने वर्कर्स को सेफ वर्किंग कंडीशन दें, कैसे दें, रिसर्च करें उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उनके लिए उनको एजुकेशन दें, उनको ट्रेनिंग्स दें हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में। तो ये एक्चुअली इसका एक्ट का पर्पस भी यही था। अब एक सेक्शन नंबर 5 है, जैसे जनरल ड्यूटी क्लॉज है। ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे ये एक भाई साहब हैं, जो मैं इसमें थोड़ा कलर ऐड करता हूँ ताकि आपको आपके लिए समझना, या मैं गुड का या क्रॉस का निशान लगाता हूँ। ऐसे ये भाई है, ये हाइट पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई फैन वगैरह की क्लीनिंग कर रहे हैं, या तो यहाँ पे एक एक रिस्क है गिरने का। यहाँ पे एक भाई साहब है वो लटक रहे हैं, ये शायद ऊपर खड़े थे तो वहां से स्लिप हुए हैं लेकिन ये लटक गए। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका हाथ जो है वो किसी कन्वेयर के अंदर आया है और ये इसकी कैप अलग पड़ी हुई है। यहाँ पे हाउस कीपिंग का इशू है, ये स्पार्किंग हो रही है यहाँ पे, और इधर एक नॉइस का भी इशू आपको नजर आ रहा होगा। तो
यहाँ पर एक बाइक हैं, वो किसी जगह से स्लोप से नीचे की तरफ आ रहे हैं और केमिकल गिरे हुए हैं। यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं पड़ी हुई, यहाँ पे भी हाउसकीपिंग का इशू है। यहाँ पे एक पर्सन काम कर रहा है, केमिकल्स ये पड़े हुए हैं और ये वेल्डिंग का, कोई गैस वेल्डिंग का काम कर रहा है। यहाँ पर एक पर्सन है, वो नॉइस की वजह से यहाँ पे ये थोड़े साइंस बनाए हुए हैं, नॉइस में काम कर रहा है। ये यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है जबकि उसके हाथ में गैस पकड़ी हुई है। और इसी तरह यहाँ पे कुछ केमिकल्स या लिक्विड है जो स्पिल आउट हो रहे हैं। और ये एक ड्रिल मशीन है जो ऐसे ही पड़ी हुई है। और ये कुछ वायर्स पड़ी हुई हैं, एक्सटेंशन वायर हैं। और एक फोकलिफ्ट है जिसके फोक जो है वो उसके आगे से वो भी सही नहीं है। यहाँ पे एक पैलेट पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक जेट ट्रॉली पड़ी हुई है। यहाँ पे जो मेन होल है उसका कवर उतरा हुआ है। ये बोतल एक पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें अभी मैंने हाईलाइट की हैं, यहाँ से देखें ये पाइप टूटा हुआ है। ये तमाम चीज़ें ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हादसा हो सकते हैं या हो चुके होंगे। तो ये जनरल ड्यूटी क्लॉज है। ये अब देखिए, आपको और मुझे जस्ट सिंपली देखने से ही समझ लग जाएगी कि ये इस तरह की मतलब यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है। तो ये कुछ जनरल ड्यूटीज हैं जो एम्प्लॉयर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय द ओशा के। इन चीज़ों को जो नज़र आ रही हैं, जो विजिबल हैं, जो हर कोई, जैसे मैंने भी अभी आपके सामने ये सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। आप भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब आपकी भी ये नज़र बन गई है कि कैसे वर्क प्लेस पे मौजूद हैजर्ड्स को जो है वो इंस्पेक्ट करना है। So all of those things that are visible to the naked eye are the responsibility of employer to provide a safe and to give them a safe environment. तो इसके बाद नेक्स्ट जनरल ड्यूटी क्लॉज में आप देखें, ये चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, ये जनरल वर्ड्स में ये एक्सप्लेन की गई हैं कि ईच एम्प्लॉयर शेल फर्निश टू ईच ऑफ हिज एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं काम करने की जगह को, and a place of employment which are free from recognized hazard, जिसमें recognize कहते हैं वो hazard जो आपको पहचाने जा सकते हैं, that are causing or likely to cause death, जो कि वजह बन सकते हैं मरने की या serious physical harm की। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And the second thing, the comply with the occupational health and safety standard promulgate under this act। promulgate मतलब जो इस एक्ट के तहत लागू होते हैं, उन सब के साथ कंप्लाई करना, उसको फुलफिल करना, ये भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एम्प्लॉयर है मालिक, अब इसी तरह ईच एम्प्लॉय शेल, कि कुछ वर्कर्स की भी ड्यूटीज हैं। ईच एम्प्लॉय, उसके लिए क्या ड्यूटी है? दे मस्ट कंप्लाई विद द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। उन्होंने भी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है और कंप्लाई करना है विद द रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स ऑर्डर्स इशूड पर्सुएंट टू दिस एक्ट। तो इस एक्ट की पैरवी में जो जो रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं, एप्लीकेबल हैं, वो तमाम को फॉलो करना, कंप्लाई करना, मतलब फॉलो करना, ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8 पे जाते हैं, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ओशा कहता है कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि उसकी वर्क प्लेस पे जो भी अंडरटेकिंग्स हैं, जो कुछ भी काम है, फैक्ट्री है, प्लांट है, एस्टेब्लिशमेंट है, इन्वायरमेंट है, उन सब को इंस्पेक्ट करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे विदाउट एनी डिले। मैं आपको सेंटेंस पढ़ देता हूँ। टू इंटर विदाउट एनी डिले at a reasonable time any factory, plant, establishment and construction site or other area, workplace and the working environment where the work is performed by an employer or employee। तो ये किस किस जगह की बात हो रही है? हर वो जगह जहाँ पे वर्कर ने इंटर होना है, फैक्ट्री है, प्लांट है, एस्टेब्लिशमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट है या अदर वर्किंग एरिया है,
क्या करना है इन इन तमाम जगहों पे, क्या करना है? टू इंस्पेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट ड्यूरिंग रेगुलर वर्किंग आवर्स। तो एम्प्लॉयर ने उस जगह को इंस्पेक्ट करना है और इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरह इन अ रीजनेबल मैनर एनी सच स्पेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल pertinent condition, structure, machine, apparatus, device, equipments, and material therein, and to question the privately any such employer, owner, operator, agent or employee। तो उन्होंने इन तमाम चीजों को एक तो इंस्पेक्ट करना है, और इसके लिए वो प्राइवेटली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो इंस्पेक्ट करने वाले हैं या जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। किन किन को? जैसे मालिक से पूछ सकते हैं वो, कि बताएं इसमें ये क्या है। ऑपरेटर से पूछ सकते हैं, जैसे कुछ चीजें मशीनें हैं वो ऑपरेटर को पता है, वो ऑपरेटर से पूछेंगे। फिर एजेंट्स, कोई एजेंट मतलब कोई हेल्पर्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है कि आपकी वर्क प्लेस में क्या इश्यूज हैं, क्या मशीन में क्या इश्यूज हैं। तो इन चीजों को इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, और फिर उसको रिकॉर्ड कीप कर लेना, लिख लेना, रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना, ये सेक्शन नंबर 8 में बताया जा रहा है ओशा एक्ट। फिर सेक्शन नंबर 9 ये क्या है? ये है इफ वायलेशन, अगर किसी ने बात ना मानी तो ओशा की क्या होगा? साइटेशन शैल बी इन राइटिंग एंड डिस्क्राइब द वायलेशन। साइटेशन कहते हैं जुमला, कि उस पर जुमला लिखेगा इन राइटिंग, जो उषा है कि भैया आपने ये गलत काम किया है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड शैल बी रेफर्ड इन साइटेशन, और वो साथ में ये भी बताएगा किस स्टैंडर्ड के तहत आपने ये गलत काम किया। कि फलाने एक्ट के तहत, जैसे वो सजा देते हैं ना कि दफा 302 के तहत आपको सजा बहुत है, इस तरह वो जब एम्प्लॉयर को, सेल्स एम्प्लॉयर ने अब आपको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, वर्क प्लेस को इंस्पेक्शन नहीं की हुई, तो इस क्लॉज की फेलियर की बेस पे कहेगा जी सेक्शन नंबर 8 के तहत आपके ऊपर ये सजा बनी। तो ये पूरा पहले फिक्रा बताएगा उसे कि क्यों। एंड साइटेशन शैल फिक्स अ रीजनेबल टाइम फॉर अबेटमेंट। फिर ये भी नहीं है कि उसको फौरन बाद वो आपको कहेगा ये अब आपको फाइन ही होगा, वो अबेटमेंट का टाइम भी देगा कि सुधर जाओ भी, ये इतना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर अपने मामला ठीक कर लो। एंड कॉपीज ऑफ साइटेशन शैल बी पोस्ट इन द वर्क प्लेस। फिर वो जो साइटेशन की कॉपी है, जैसे वार्निंग्स वगैरह हैं, वो आपके वर्क प्लेस पे लगा देंगे, वो पोस्टर वाले आएंगे, जैसे वो आपके एरिया सील करते हैं तो नोटिस लगा देते हैं, इस तरह वो वार्निंग नोटिस लगा देंगे। एंड नो साइटेशन मे बी इशूड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ। अब ये जो एक्ट उन्होंने बनाया, ये हर 6 माह बाद रिवाइज होता है। जब आपके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन लेना है, तो ये नहीं हो सकता कि 1 साल पुराने रूल के ऊपर आपको करेक्ट हो जाए। जैसे हम देखें कोविड सिचुएशन है, तो नया अब ओशा का एक्ट रिवाइज हुआ है, तो ओशा कोविड आया है। अब जब कोविड की कोई साइटेशन होगी तो वो उस एक्ट के तहत ही होगी जो अपडेटेड है। उसके बाद अब पेनल्टीज की लिस्ट बनी हुई है कि अगर कोई बंदा गलती करता है, कोई ओशा एक्ट को नहीं मानता तो क्या होगा। बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं जानबूझकर, और कोई करता है तो अप टू $70,000 तक फाइन है, और अगर सीरियस है तो भी इतना ही है। नॉन सीरियस का $7,000 तक। सीरियस और नॉन सीरियस में फर्क क्या है? सीरियस वो है जिसमें बंदे मरते हैं, नॉन सीरियस वो है जिसमें मरते नहीं। एंड अ फेलियर टू करेक्ट प्रेयर टू वायलेशन, प्रेयर वायलेशन। अगर आपने कोई गलती की है, वायलेशन की है, और वायलेशन पकड़ी गई है, और पकड़े जाने से पहले आपने ठीक नहीं किया, और कितने दिन ये काम खराब होता रहा है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। शायद अगर आपकी ये गलती 10 दिन से है, तो 10 दिन का वो पर डे के हिसाब से आपको $7,000 फाइन होगा। ये वो उन बॉडीज को होगा जो ओशा की ऑथराइज्ड है। अब जैसे पाकिस्तान भी ओशा को मानता है, अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, उनमें भी ओशा इम्प्लीमेंटेड है। तो हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो ओशा की ये रेगुलेशन, या ये जो खासतौर पे ये जो पेनल्टीज हैं, ये अमेरिका में तो इम्प्लीमेंटेड है। पाकिस्तान में $7,000 तो शायद कंपनी ना कमाती हो जितना ये फाइन लिखा हुआ, या $70,000। $70,000 को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें, तो वो तकरीबन लाखों में, क्या वो बात करोड़ों में चल जाएगी, वो 1.5 करोड़ का बन जाएगा। फिर उसके बाद है विलफुल एंड फर्टिलिटी। अगर बंदा मरता है तो 10,000, और
और 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, साथ में 6 महीने कैद भी है। अब इसमें एडवांस नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन, अगर आपको पहले बता के ओशा वाले आए हैं छापा मारने के लिए, फिर भी गलती निकल आई है तो $1000 उस चीज़ का फाइन है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट आपने झूठ बोला है, कोई गलत बयानी की है, तो $10,000 फाइन है, साथ में 6 महीने की कैद भी। ये ओशा ने एक्ट के अंदर पहले लिख दी, जैसे हमारे भी अब पाकिस्तान में एक्ट देखें, उसमें पहले लिखा हुआ भाई 302 जिस पे लागू हो गया उसको सजाए मौत है। मतलब एक्ट भी बता दिया और सजा पेनल्टी क्या होगी साथ में वो भी बता दिया कि या तो सजाए मौत है या नहीं है। उसके बाद है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ये एक्चुअली अब हम जितनी भी बात करेंगे, जितनी भी साइटेशन या जो स्टेटमेंट्स देनी होती है वो CFR के रेफरेंस के साथ देनी है। आप जब बात करते हैं कि आपने गलती की है तो वो साथ में लिखना पड़ेगा किस CFR के तहत आप गलती साबित कर रहे हैं। CFR है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। तो a codification of general and permanent rule published in the Federal Register by the Executive Department and Agency of the Federal Government। तो ये फेडरल गवर्नमेंट ने एक रजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें हर साइटेशन का, हर गलती का नंबर लिखा हुआ है, हर स्टैंडर्ड का नंबर लिखा हुआ है। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन आर डिवाइडेड इनटू 50। इसके 50 टाइटल हैं, ईच टाइटल डिवाइडेड इनटू द चैप्टर्स व्हिच यूजुअली अपीयर द नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी। जैसे कि अब ओशा टाइटल 29 CFR, अब ये लेबर चैप्टर और चैप्टर का फिर आगे नंबर। ये इसकी डिटेल में जाने के लिए अगर आपने लेबर के चैप्टर देखने हैं तो पहले लेबर का चैप्टर खोलें, फिर उसमें देखिए कौन सा, उसमें 30 चैप्टर हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 15 हैं। तो CFR ये आपकी पहले डिक्शनरी है पूरी। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ 4 CFR के जो पार्ट लिखे हुए हैं डिवाइड की करके। CFR 1903 जो है वो इंस्पेक्शन के लिए, 1904 रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। हम अभी जनरल इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये 1910 है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो 1926 है। और ये हर पार्ट जो है ये ABCD आगे सब पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ये आगे आप ये ABCD आगे ये आप पढ़ लें इधर से, ये हम आगे डिटेल में जब जाएंगे तो ये सारे हम इसको पढ़ेंगे। अब हम ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमारा जो सब पार्ट डी है ये वॉकिंग एंड वर्किंग सर्फेसेस। अगर जहाँ पे लोग चलते हैं या जहाँ पे काम करते हैं उन सर्फेसेस में जो एक्ट अप्लाई होता है वो है CFR 1910.21। अब ये मैं CFR यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ, मैं भी बार बार नहीं बोलूँगा, उसका सब पार्ट डी है ये। तो ये एक्चुअली 1910.21 सब पार्ट डी में लिखा हुआ है कि जो फ्लोर है, जो आपका फर्श है, उसमें कोई भी सुराख 12 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेस देन 12 बट 1 और मोर। तो 1 इंच से बड़ा और 12 इंच से छोटा, इसको फ्लोर होल कहते हैं। जब हम कहते हैं कि आपके वर्क प्लेस पे फ्लोर होल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये साइज जो लाई करता है। अब 1 इंच से छोटा सुराख होगा तो वो फ्लोर होल कंसिडर नहीं होगा, 12 इंच से बड़ा होगा तो वो फ्लोर होल से कंसिडर नहीं होगा, वो फिर फ्लोर ओपनिंग बन जाएगी। तो आपके अब ये रिस्ट्रिक्शन भी लगी, ओपनिंग का स्टैंडर्ड और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पता है जब भी किसी जगह पे ये आपने सीढ़ियाँ लगानी है, स्टेयर्स जिसे बोलते हैं, तो स्टेयर्स 2 तरह की होती हैं, एक ओपन एंड वाली होती है, एक क्लोज एंड वाली। ओपन एंड ये है जैसे ये जो आपको लोहे की नजर आ रही है जिसमें एक साइड ओपन है दूसरी साइड पे दीवार है। क्लोज एंड ये होती है कि दोनों साइडों पे दीवार है। हमारे घरों में इस तरह की होती है, प्लेसेस पे हॉस्पिटल में इस तरह की होती है। तो जो दीवार के साथ ये लगाई हुई है रेलिंग, इसे कहते हैं हैंड रेल, और जो सीढ़ियों के ऊपर लगाई हुई है इसे कहते हैं स्टेयर रेल। इनकी वर्टिकल हाइट का स्टैंडर्ड है, और ये जो दीवार के साथ लगाई हुई है इसमें वो बताया गया कि पाइप लगाएं ब्रैकेट लगा के, और सिंगल बार हो, एक ही सिंगल पाइप हो, 2 पाइप ना हो, नहीं तो हाथ फंस जाएगा अंदर। तो ये इसका स्टैंडर्ड है। उसके बाद अब डेफिनेशन आ रही है वॉल कि दीवारों के अंदर जो सुराख होते हैं या ओपनिंग, मतलब 1 इंच से लेकर 30 इंच तक जो है वो होल है,
और 18 से 30 इंच तक जो है वो हाइट जो है, तो सॉरी ये लिखा हुआ है 30 इंच हाई और 18 इंच वाइड।